हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और आज हम बात करते हैं स्वयं प्रेरण के बारे में। स्वयं प्रेरण क्या होता है कि जब किसी कुंडली में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उस कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसके कारण चुंबकीय फ्लक्स हमें प्राप्त होता है। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है कि उसमें जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं उनमें किस दर से किसी पृष्ठ से गुजर रही हैं, वो चुंबकीय फ्लक्स होता है। तो ये जो स्वयं प्रेरण क्या होता है कि जो प्रेरित विद्युतवाहक बल है, किसी कुंडली में जो प्रेरित विद्युतवाहक बल है उसकी दिशा इस प्रकार से होती है कि यह चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करती है। इस प्रकार होती है कि ये चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करती है, यानी कि जो प्रेरित विद्युतवाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करती है और स्वयं ही प्रेरित हो जाती है, स्वयं ही प्रेरित हो जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? स्वयं प्रेरण कहते हैं। और स्वयं प्रेरण के कारण क्या होता है कि कुंडली में प्रवाहित धारा का विरोध होता है, यानी कि ये जिस कारण से उत्पन्न हुई उसी कारण का विरोध करती है। यानी कि स्वयं प्रेरण के कारण कुंडली में प्रवाहित धारा का विरोध होता है। अब देखिए कि मैं जैसे यहाँ एक कुंडली ले रहा हूं, अगर मैं यहाँ ऐसे दिखाऊं कि ये कोई कुंडली है और इसमें कोई धारा आई बह रही है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरफ है। तो यहाँ कहीं जो चुंबकीय फ्लक्स होगा, चुंबकीय फ्लक्स जिसे फाई बी से हम डिनोट कर देते हैं, फाई बी। और देखिए जो स्वयं प्रेरण की विभिन्न परिभाषाएं पूछी जाती हैं, तो स्वयं प्रेरण की नियम जिसमें हम प्रेरित विद्युतवाहक बल और di/dt में रिलेशन स्थापित करते हैं कि स्वयं प्रेरण का नियम क्या कहता है कि किसी क्षण पर प्रेरित विद्युतवाहक बल का जो मान होता है उसमें प्रवाहित धारा की दर के समानुपाती होता है।
और यहां जो धारा की दिशा होती है ऋणात्मक होती है, यानी कि जो धारा की दर होती है वो ऋणात्मक दिशा में होती है, यानी कि इसकी दर ऋणात्मक होती है क्योंकि ये ऋणात्मक दिशा में होती है। और ऋणात्मक क्यों होती है? क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र के विरुद्ध इसको कार्य करना पड़ता है। ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है ये प्रोपोर्शनल होता है माइनस डी आई अपॉन में डी टी, धारा परिवर्तन की दर डी आई अपॉन में डी टी उसके समानुपाती होता है और साइन आता है इसका माइनस आई। और ये माइनस क्यों होती है कि इसे जो चुंबकीय क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। अब जब ये हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ एक गुणांक आता है जिसे हम स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। तो E इक्वल टू हो जाता है माइनस एल डी आई अपॉन में डी टी, जहां L क्या है? स्व प्रेरकत्व गुणांक है। तो यहां से विद्युत वाहक बल के लिए हमारे पास रिलेशन आ जाता है इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन में डी टी। अब हम विभिन्न केसेस पे देखते हैं जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसके मान पर क्या इफेक्ट पड़ता है। यदि फर्स्ट मैं ले लेता हूं, यदि जो धारा में परिवर्तन की दर है माइनस डी आई अपॉन में डी टी इक्वल टू 1 हो तो इस कंडीशन में क्या होगा? E इक्वल टू एल, यानी कि जो विद्युत वाहक बल है वो स्वप्रेरण गुणांक के बराबर हो जाएगा। केस सेकंड हम ये ले सकते हैं कि यदि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, यदि प्रेरित विद्युत वाहक बल एक फ्लक्स के रूप में उत्पन्न हो, फ्लक्स में उत्पन्न हो तो फैराडे और लेंज के नियम से हम जानते हैं कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो फ्लक्स में ऋणात्मक परिवर्तन की E इक्वल टू होता है माइनस डी फाई अपॉन में डी टी, माइनस डी फाई अपॉन में डी टी। अब यहां से रिलेशन इनमें स्थापित करूं, इसको अगर मैं इक्वेशन 1 दे दूं, इसको इक्वेशन 2 दे दूं, तो इक्वेशन 1 और 2 से क्या होगा कि जो स्वप्रेरण गुणांक है और फ्लक्स में परिवर्तन है उनमें रिलेशन आ जाएगा, यानी कि माइनस डी फाई अपॉन में डी टी इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन में डी टी। यहां से माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और चूंकि L इक्वल टू क्या होता है डी फाई अपॉन में डी आई, चूंकि L इक्वल टू होता है डी फाई अपॉन में डी आई, क्योंकि जो स्वप्रेरक होता है फाई अपॉन में आई होता है। तो देखिए यहां से
क्या रिलेशन हम ले सकते हैं कि जो स्वयं प्रेरण गुणांक है हमारा वो क्या हो जाएगा, L इक्वल टू 5 अपॉन में I है, और यहां अगर स्पेशल केस हम लें कि यदि धारा एकांक हो, धारा एकांक हो तो क्या होगा, यदि धारा एकांक हो यानी कि I इक्वल टू 1 हो तो इस कंडीशन में L इक्वल टू हो जाएगा 5। और देखिए यहां से यदि L के लिए मैं मात्रक बताना चाहूं तो L का मात्रक क्या होता है, ये होता है हेनरी या वेबर प्रति एम्पियर, यानी कि ये वेबर में I एम्पियर में। अब देखिए यहाँ से मैं जो परिनलिका है उसका स्वयं प्रेरकत्व की गणना कर सकता हूँ कि कोई जो परिनलिका है उसके लिए स्वयं प्रेरकत्व कितना ना होता है। तो केस थर्ड हम यहाँ से ले सकते हैं कि जो परिनलिका है उसका स्वयं प्रेरकत्व अब देखिए जो परिनलिका के लिए हम जानते हैं क्या रिलेशन आता है। परिनलिका के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो होता है B इक्वल टू म्यू 0 n I अपॉन में L। अब जो परिनलिका में चुंबकीय फ्लक्स होता है, परिनलिका की लंबाई है n, इसमें जो फेरों की संख्या है कि परिनलिका में हमने कितने फेरे लिए हैं। नेक्स्ट देखिए यदि परिनलिका का चुंबकीय फ्लक्स, परिनलिका का चुंबकीय फ्लक्स फाई इक्वल टू बी ए, चुंबकीय क्षेत्र और जो एरिया है उसका गुणनफल हो तो फाई इक्वल टू बी इंटू ए, तो बी की वैल्यू म्यू 0 एन आई अपॉन में एल इंटू ए होती है। अब यदि जो परिनलिका है उसमें मैं केवल n फेरे लूं, यदि परिनलिका में n फेरे हैं तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो n है इसकी वैल्यू हो जाएगी स्मॉल n, यानी कि फ्लक्स फाई इक्वल टू म्यू 0 n स्क्वायर, क्योंकि यहां L इंटू आई इंटू ए, अगर इसे मैं स्मॉल n लूं तो ये n स्क्वायर हो जाएगा, तो इसे मैं स्मॉल n ले सकता हूं, यहाँ डाउट नहीं रहेगा इसमें n स्क्वायर कैसे हुआ। इसको इरेज ही कर देते हैं। ये n तो म्यू 0 n स्क्वायर इंटू आई इंटू ए,
अब देखिए फाई इक्वल टू क्या होता है, एल आई होता है। चूंकि फाई इक्वल टू होता है एल आई, तो इसे इक्वेशन 1 मान लूँ, इसे 2 मान लूँ और दोनों की कंपेयर करूँ तो क्या होगा, यहाँ से इन दोनों की कंपेयर करेंगे तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा, यानी कि एल इक्वल टू हो जाएगा म्यू 0 एन स्क्वायर इंटू ए अपॉन में एल। ये परिनलिका के लिए जो स्वयं प्रेरण गुणांक है उसमें रिलेशन आ गया हमारे पास। अब देखिए ये जो परिनलिका है उसमें जो एकीकृत एनर्जी है उसकी वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि प्रेरक कुंडली में एकीकृत ऊर्जा। अब देखिए हम प्रेरित विद्युत वाहक बल जानते हैं कितना होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल ये होता है E इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन में डी टी। अब जो प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए जो विद्युत धारा हम विस्थापित करते हैं वो कितनी होती है, देखिए प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए विद्युत धारा विस्थापन करते हैं। तो देखिए जो इसे अगर मैं इक्वेशन 1 मान लूँ तो इसके दोनों जो पक्ष हैं उसमें मैं आई की गुणा कर दूं तो क्या होगा, आई इंटू ई इक्वल टू माइनस एल इंटू आई इंटू डी आई अपॉन में डी टी। अब देखिए चूंकि W की जो विस्थापित करने में जो किया गया कार्य है वो W के बराबर होता है, इसको मैं आगे यहाँ यूज करूंगा कि W इक्वल टू होता है आई इंटू ई। अब ये है आई इंटू ई इक्वल टू एल इंटू आई डी आई अपॉन में टी टी। अब यदि इसका मैं इंटीग्रल करूं कि किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जब इसको हम विस्थापित कर रहे हैं तो जो किया गया कार्य है W इक्वल टू आई इंटू ई के बराबर होता है। इसे हम लिख सकते हैं आई इंटू ये जो ई है इसे हम स्मॉल ई से भी डिनोट कर सकते हैं इक्वल टू इंटीग्रल माइनस एल आई। और यदि ये जो dt है इसको मैं इधर ट्रांसफर कर दूं इंटू dt तो एल आई इंटू डी आई होगा और ये इसका इंटीग्रल होगा। इसको ऐसे लिख देते हैं यहाँ L को हम बाहर ले लेते हैं और इंटीग्रल करेंगे I इंटू डी आई का। तो यहाँ से इंटीग्रल करते हैं तो dt का इंटीग्रल आएगा t, ऐसे ही माइनस l और I का इंटीग्रल आएगा आई स्क्वायर अपॉन में 2। नेक्स्ट देखिए इधर से आ रहा आई ई इंटू टी और जो आई ई इंटू टी है ये किया गया कार्य है तो इसे मैं W के बराबर रख सकता हूँ W इक्वल टू माइनस एल आई स्क्वायर अपॉन में
टू, ये एक स्वप्रेरण की परिभाषा होती है। देखिए, जो एकीकृत ऊर्जा होती है वो किए गए कार्य के बराबर होगी। एकीकृत ऊर्जा इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर। अब हम परिनलिका के लिए ऊर्जा घनत्व भी कैलकुलेट कर सकते हैं। परिनलिका का ऊर्जा घनत्व, अब ऊर्जा घनत्व क्या होता है कि जो स्वयं प्रेरण के कारण एकत्रित ऊर्जा है E इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर निकाला हमने। अब जो परिनलिका का ऊर्जा घनत्व निकालने के लिए हमें जो एकत्रित ऊर्जा है और जो इसका आयतन है उससे इसको डिवाइड कर दे तो हमारे पास इसका ऊर्जा घनत्व आ जाएगा। तो परिनलिका का स्वयं प्रेरकत्व कितना होता है? परिनलिका का स्वयं प्रेरकत्व L इक्वल टू म्यू 0 इंटू N NI स्क्वायर इंटू A बाई L होता है। जो परिनलिका का स्वयं प्रेरकत्व ये अभी हमने देखा। ये अब जो L का मान हमने निकाला था वो वैल्यू यहां मैं पुट कर दूं कि L का मान रखने पर तो यहां से L इक्वल टू क्या होगा? L इक्वल टू होगा हाफ म्यू 0 इंटू NI का स्क्वायर N स्क्वायर इंटू A बाई L। अब चूंकि ऊर्जा घनत्व निकालना है तो उसके लिए हमें ऊर्जा का आयतन निकालना पड़ेगा। आयतन क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ। तो जो ऊर्जा घनत्व है वो क्या हो जाएगा? ऊर्जा घनत्व हो जाएगा एकत्रित ऊर्जा अपॉन में आयतन। तो U इक्वल टू हाफ म्यू 0 इंटू N स्क्वायर इंटू I स्क्वायर इंटू A स्क्वायर अपॉन में L स्क्वायर। चूंकि ये देखो, ये जो स्मॉल n है वो होता है कैपिटल N बाई L, तो ये यहीं चेंज हो जाएगा। ये N स्क्वायर है। आयतन A बाई L हो गया। तो यहाँ जो A बाई L कर दिया मैंने, आयतन A से डिवाइड कर दिया। तो ये ऊर्जा का आयतन और एकत्रित ऊर्जा दोनों के रेशे से मैंने ऊर्जा घनत्व कैलकुलेट किया। देखिए यहां से कुछ वैल्यू अगर कट रही है तो मैं यहां से काट सकता हूं L में A बाई L। ठीक है, तो ये ऊर्जा घनत्व के मेरे पास रिलेशन आ गया। तो आपने मेरे को पेशेंस से सुना, इसके लिए धन्यवाद।